दोस्तों, कर्मों के पास न तो कलम है न कागज, फिर भी उसके पास पूरी दुनिया का हिसाब है। इस बात में कुछ गलत नहीं। जो हम आज या अभी कर रहे हैं, इसका फल भविष्य में मिलेगा, और जो हमने बीते हुए कल में किया है वह आज मिलेगा। फिर कर्म अच्छा हो या बुरा, उससे फर्क नहीं पड़ता। किसी ने सही कहा है, अगर आप दूसरों के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ गलत ही होगा। अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो आपके साथ प्रकृति कभी गलत नहीं होने देगी। चलिए चलते हैं हम अपनी आज की कहानी पर और जानने की कोशिश करते हैं इस चीज को। नमस्कार दोस्तों, ब्रेन पावर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर जिसका नाम जबलपुर था। उस नगर के लोग बड़े सरल स्वभाव के थे। उस नगर में एक परिवार रहता था जिसमें एक माता पिता थे जिनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम ऋषभ था और छोटे बेटे का नाम रोहित था। उनके पिता राजा के दरबार में काम किया करते थे। जैसे जैसे वक्त बीता, दोनों भाई बड़े होते गए। ऋषभ काफी समझदार था और उसका छोटा भाई रोहित उससे काफी जलता था, क्योंकि ऋषभ सबके साथ अच्छा व्यवहार करता था, सबकी मदद करता था, जबकि रोहित अपने माता पिता से भी ठीक से बात नहीं करता था। वह उनका अपमान करता था और दूसरों की बुराई किया करता था। समय के साथ साथ दोनों बड़े हुए और एक दूसरे शहर में काम करने लगे। कुछ समय के बाद उनके माता पिता का देहांत हो जाता है। जब उनको इस बात का पता लगा तो उसमें से जो बड़ा बैठा था यानी ऋषभ, वह काफी परेशान हो जाता है। तुरंत अपने गांव जाता है। दोनों बेटों ने अपने माता पिता का अंतिम संस्कार किया। ऋषभ ने अपने माता पिता की 13वीं बहुत अच्छे से की। उसने नगर वालों को भोजन करवाया और नगर के पंडितों को दान दक्षिणा दी। उसके बाद अब वह दोनों अकेले रहने लगे। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया। ऋषभ अपने माता पिता की हर बरसी पर लोगों को भोजन करवाता और दान दिया करता था। उस शहर का राजा, जहां उनके पिताजी काम करते थे, वह एक बार उनके यहां भोजन करने आए। ऋषभ ने राजा का आदरपूर्वक स्वागत किया और भोजन कराया। राजा ने ऋषभ की खूब तारीफ की और पास में बैठे रोहित से बोले, तुम्हारा भाई कितना अच्छा है, अपने माता पिता से कितना लगाव करता है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते? अब रोहित यह सब सुनकर मन ही मन बहुत क्रोधित हो गया। उसने अपने बड़े भाई से इस अपमान का बदला लेने का ठान लिया। अगले कुछ दिन बाद रोहित ढोंग करना शुरू करता है। वह नगर के लोगों के सामने जोर जोर से रोने लगता है और यह दिखावा करने की कोशिश करता है कि माता पिता के गुजर जाने के बाद वह कितना अकेला हो गया। रोहित लोगों से कहता है कि उसके माता पिता उसके सपने में आए थे और उससे बोल रहे थे कि उनकी सेवा करने के लिए वहां पर कोई नहीं है। वह कह रहे थे कि कोई वहां जाकर उनकी सेवा करे और उन्हें खाना बनाकर खिलाए। इसलिए वह चाहते थे कि ऋषभ को उनके पास भेज दिया जाए। यह खबर शहर के राजा को लगी और उसने ऋषभ और रोहित दोनों को दरबार में बुलाया और उसने रोहित से सब जानकारी लेने के बाद ऋषभ को आदेश दिया कि तुम अपने माँ बाप की सेवा अच्छे से कर सकते हो, तुम्हें वहां जाना होगा। ऋषभ समझदार था। वह अपने छोटे भाई रोहित की चाल समझ गया था। ऋषभ ने राजा से बोला, ठीक है, वह अपने माँ बाप के पास जाएगा और ठीक कल सुबह नदी में डूब के वह अपने माता पिता के पास पहुंच जाएगा। ऋषभ अगले दिन नदी के पास पहुंच जाता है और वहां पर राजा और नगर के लोग भी आ जाते हैं और ऋषभ सबको अलविदा बोलकर नदी में कूद जाता है। सब लोगों को यह लगता है कि ऋषभ मर चुका है, वह अपने माता पिता के पास स्वर्ग में चला गया है। इस चीज को देखकर रोहित काफी खुश हो जाता है। वह सब लोग वहां से चले जाते हैं। अब रोहित सोचता है कि उसके पास उसके बड़े भाई की सारी संपत्ति होगी। धीरे धीरे 2 महीने गुजर गए। एक दिन अचानक बड़ा भाई ऋषभ राजा के दरबार में आ जाता है। इस चीज को देखकर राजा पहले काफी हैरान होता है, लेकिन फिर वह ऋषभ से बात करता है। आखिर तुम यहां कैसे आ गए? ऋषभ बोलता है कि उनके माता पिता बोल रहे थे कि तुमने हमारी बहुत सेवा कर ली, अब बारी रोहित की है, उसे हमारे पास भेजो राजा। यह सुनकर बोलता है कि माँ बाप सही कह रहे हैं, अब उसके छोटे बेटे की बारी है, वह भी अपना कुछ सहयोग दे। राजा तुरंत छोटे भाई रोहित को अपने राज्य दरबार में बुलाता है और छोटा भाई रोहित दरबार में पहुंचता है तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है कि आखिर यह कैसे हुआ। राजा रोहित से बोलता है कि अब तुम्हें मरना होगा और अपने माता पिता की सेवा करना होगा। स्वर्ग में जाके रोहित चुपचाप यह सुन लेता है
क्योंकि उसे पता था अगर वह सब कुछ बोलेगा तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा और उसे फांसी दे दी जाएगी। रोहित यह सब सुनकर अपने घर वापस चला जाता है। वह सोचता है कि वह आज रात ही उस गांव से बाहर भाग जाएगा। और दूसरी तरफ रश्ब ने राजा को पूरा सच बताया कि वह कैसे बच गया। उसने बताया कि उसने पहले से एक नाव वाले से बोल दिया था उसकी जान बचाने के लिए, तो उस नाव वाले ने थोड़ी देर में उसे बचा लिया और वह 2 महीने तक दूसरे गांव में चला गया। और उसने बोला कि यह खबर किसी को नहीं लगी और उसने यह सब इसलिए किया क्योंकि वह अपने छोटे भाई को सबक सिखाना चाहता था। इधर रोहित शहर छोड़कर कर जाने लगा था। जैसे ही वह अपना घर छोड़कर कुछ दूर गया ही था कि राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। रोहित और एक सिपाही के बीच काफी हाथापाई हो जाती है और रोहित उसमें से एक सिपाही को नदी में धक्का दे देता है, जिससे सिपाही की डूबने से मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ ऋषभ ने राजा को सारी सच्चाई बताई तो राजा ने रोहित को माफ करने का सोच लिया और उसे एक और मौका देने की सोची। तभी सिपाही रोहित को पकड़ के लेकर आए और उन्होंने राजा को सारी सच्चाई बताई कि कैसे रोहित ने उनके एक सिपाही को मार दिया। जैसे ही राजा को बात मालूम पड़ती है तो राजा रोहित को मृत्यु दंड दे देता है। अगली सुबह उसे सूली पर लटका देने का आदेश जारी कर दिया जाता है। तभी रोहित को अपनी गलती का एहसास होता है कि क्यों उसने ऐसा किया। जिंदगी के अंतिम चरण में भी वह गलत काम करता रहा। उसने लोगों का बुरा ही किया, पर अब पछताने से क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत और इसी के साथ उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, कर्मों का फल ऐसा ही होता है, जैसा आप करते हो वैसे ही आपको मिलता है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगली कहानी के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। धन्यवाद।